जींद के बद्दोवाल टोल प्लाजा पर पिछले कई महीनों से किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, जिनके बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत सहित संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका दिल्ली के अंदर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। किसान लगातार सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते किसानों की ओर से जींद के बद्दोवाल टोल पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत पहुंचे और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब देश भर में किसान आंदोलन फैलाया जाएगा। किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन का समाधान सरकार को करना है, सरकार को बातचीत करनी है। 2 कदम सरकार पीछे हटे तो किसान भी 2 कदम पीछे हटेंगे। क्या करे सरकार है, सरकार तो सुननी तो सरकार को ही पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुनेगी तो वही क्यों नहीं सुन रही भाई। दो कदम सरकार पीछे हटे, 2 कदम किसान पीछे हटे, बातचीत करे, एक अच्छा लगे, अच्छा माहौल तैयार करे। ये थोड़ा यह जिद्दी रवैया, हम बात ही नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? बहुत कुछ हासिल कर लिया। सबसे बड़ा तो एक जो हमने ये हासिल कर लिया, हमारा जो परिवार खिंड-मिंड हो रहा था, किसान परिवार, इस संयुक्त मोर्चे के उसमें सब एक है आज। किसानों का कहना है कि इस आंदोलन ने कई राज्यों में हमारा आपसी भाईचारा बनाया है। इस आंदोलन के जरिए ही किसान एकता और बढ़ी है। 10 महीने में खोया कुछ भी नहीं, पाया ही है। इतनी बड़ी एकता पाई है, लोगों में जागृति आई है, महिलाएं किसान के रूप में सामने आई है, जात पात की प्रभाव थे वो भी घटे हैं और आपस में भाईचारा किसान मजदूर का बढ़ा है। ये बड़ी उपलब्धि है कि एक नरेंद्र मोदी की सरकार जिस निरंकुशता से चल रही थी, उसने ये साबित किया है कि उसके ऊपर भी अंकुश लग सकता है। किसानों ने रास्ते बंद करने को लेकर कहा है कि हमारा रास्ता बंद करने का कोई भी प्लान नहीं है, ये तो दिल्ली सरकार ने दीवारें बनाई हैं। हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम अगर बढ़ेंगे तो ऐलान करके बढ़ेंगे, फैसला करेंगे, ऐलान करेंगे, कहाँ बढ़ना है इसका डिसीजन करेंगे। वैसे नहीं, हमारा कोई ऐसा भी है ही नहीं। हमारा तो ये है कि आंदोलन को देश में फैला दो, यूपी मिशन को इम्प्लीमेंट करो। दैट आर अवर मेन 2 कंपोनेंट्स ऑफ आवर स्ट्रगल। फिलहाल किसानों का कहना है कि उनका दिल्ली के अंदर बढ़ने का अभी कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि वो किसान आंदोलन को पूरे देश में मजबूत करेंगे, जिसके लिए किसानों की तरफ से प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किसानों की तरफ से चलाया जा रहा ये आंदोलन क्या रुख लेता है। महेंद्रगढ़ के गांव डुलाना में भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने पशु चिकित्सालय का उद्घाटन किया। अब गांव डुलाना व उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को अपने पशुओं के उपचार के लिए कहीं दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, वहीं डुलाना के पशु चिकित्सालय में ही उनका इलाज हो जाएगा। महेंद्रगढ़ के डुलाना गांव में लोगों को पशुओं के उपचार के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सांसद धर्मवीर सिंह ने राजकीय पशु चिकित्सालय का शुभारंभ कर जनता को समर्पित किया। दरअसल डुलाना गांव और आसपास के लोग पिछले 15 साल से पशु अस्पताल की मांग कर रहे थे। अब सांसद धर्मवीर सिंह ने अस्पताल का उद्घाटन करके मांग को पूरा किया। इलाके के लोगों को पशुओं के उपचार के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। पशु चिकित्सालय के शुभारंभ के बाद सांसद ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाने का है। जिसको बेल्ट दे दे, सरकार कहती है कि हम सब्सिडी लेने के लिए तैयार है, बाद में बड़ी दिक्कत आती है गरीब आदमी, वो 2000 टका लगा के बैठ जाता है। एक चीजों के लिए सबसे जरूरी है, आप लोग कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन जो नहीं हो रहा है उसका भी समाधान हमें जरूर बताओ क्या है। इस मौके पर पशुपालन विभाग के उप निदेशक ने कहा कि अब यहाँ के लोगों को सरकार और पशुपालन विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी। चिकित्सालय ग्राम डुलाना में खोला था और इसके माध्यम से पशुपालन में डेयरिंग विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं वो इस गांव के और आसपास के सभी पशुपालक और किसानों को इसका लाभ होगा। और ये विगत
जो है कि 1 वर्ष से ग्रामवासी और माननीय सांसद महोदय व जनप्रतिनिधि इस दिशा में प्रयास कर रहे थे और आज ये इस रूप में जो है कि एक नया अस्पताल का उद्घाटन इन्हीं के कार्यक्रमों द्वारा आज किया गया। एक और जहां सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने पशु चिकित्सालय का उद्घाटन कर गांव के ग्रामीणों को सौगात दी, तो वहीं गांव के ग्रामीणों ने सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह व अटेली के विधायक सीताराम यादव को एक मांग पत्र भी सौंपा। अब देखना यह होगा कि इस मांग पत्र पर सांसद जी क्या संज्ञान लेते हैं। हरियाणा राइट टू कमीशन के चेयरमैन टीसी गुप्ता फरीदाबाद पहुंचे। इस दौरान टीसी गुप्ता ने जनता को मिलने वाली सुविधाओं से लेकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन टीसी गुप्ता ने फरीदाबाद पहुंचकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। टीसी गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में 546 ऐसी सेवाएं हैं जो सेवा अधिकार के तहत आती हैं, इसीलिए समयबद्ध तरीके से उन्हें अधिकारियों की ओर से जनता तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अंतिम छोर पर रह रहे व्यक्ति तक तमाम सुविधाएं पहुंचे। इसीलिए उन्होंने सरल पोर्टल का नाम भी अंत्योदय पोर्टल रखा है। चेयरमैन टीसी गुप्ता ने दावा किया कि पूरे देश में हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां जनता की सेवा के लिए सरकार लड़ाई लड़ेगी। बिल्कुल, ये पहली बार ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो देखना पड़ेगा कि सिविल केसेस में यदि किसी व्यक्ति ने उसने केवल अप्लाई कर दिया तो हमने इसका नाम आस रखा है, ऑटो अपील सिस्टम लॉन्च किया है, जहाँ पे किसी सिटीजन को यदि सर्विस टाइम पे नहीं मिली तो उसकी अपील सिस्टम अपने आप फाइल कर देगा। यदि रिजेक्ट हो गया तो वो फ़ोन करेगा, फ़ोन करने के बाद में यदि वो पढ़ा लिखा आदमी है, टैक्स सेवी है, उसको नेट आता है तो वो अपने आप जाके कर सकता है। नहीं है तो एक सरल हरियाणा की एक हमने हेल्पलाइन नंबर दी है, उस हेल्पलाइन के ऊपर करेगा तो उसके बेस के ऊपर उसके आधार पे अपने आप अपील फाइल कर दी जाएगी। फरीदाबाद की स्थिति को लेकर टीसी गुप्ता ने कहा, स्थिति संतोषजनक है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए सुधार की गुंजाइश अभी भी है। वो चाहते हैं कि 10 में से 9.9 की रेटिंग फरीदाबाद की हो, जो अभी सिर्फ 9.5 की है। आपके सामने ही हमने जो रिव्यू किया है, पब्लिक के सामने किया, आपने देखा कि निरंतर तरक्की हुई है और मैंने मापदंड इसका जो रखा था 31 दिसंबर तक वो 10 में से 9 का RTS स्कोर रखा था। आज जो है ये 9.3 के ऊपर हैं 10 में से, जो कि संतोषजनक है, परंतु ये संतोषजनक ही है, बहुत अच्छा नहीं है। ये मैंने बड़ा क्लियर कर दिया कि संतोषजनक है। बड़ा अच्छा करने के लिए तो 1 जनवरी को हमारा लक्ष्य 10 में से 9.9 का रहेगा और मुझे खुशी है इस चीज़ की कि बड़े पॉजिटिवली इस चीज़ को माननीय उपायुक्त ने और आयुक्त महोदय ने लेते हुए और ये विश्वास दिलाया है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की आपको थोड़े समय के अंदर ही नजर आएगी। टीसी गुप्ता की बातों को सुनकर ऐसा लगा जैसे वो फरीदाबाद के विकास को लेकर काफी गंभीर हैं। अब देखना ये होगा कि फरीदाबाद की तस्वीर आने वाले समय में किस तरह से बदलती है। अंबाला में अब संपत्ति और जमीन की रजिस्ट्री के साथ साथ म्यूटेशन का दर्जा भी उसी दिन मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर अंबाला के उपायुक्त विक्रम सिंह ने जानकारी दी। तहसील में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते अब हरियाणा में संपत्ति या जमीन की रजिस्ट्री होने के साथ म्यूटेशन भी उसी दिन दर्ज होगी, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और उन्हें कार्यालयों के चक्कर ना काटने पड़े। सरकार के फैसले के बाद अब ये प्रक्रिया अंबाला में भी शुरू हो गई है, जिसे लेकर अंबाला के उपायुक्त विक्रम सिंह ने जनता को जानकारी दी और कहा कि अब इस प्रक्रिया के शुरू होने से आम लोगों को सहूलियत होगी। आज मेनली 3 चीज़ों पे जो वार्ता करी गई। पहला तो कि जो हमारी रजिस्ट्रीज हो रही हैं तो उसमें म्यूटेशन हम सेम डे देंगे, तो आज से ये शुरू किया जा रहा है। तो लोगों को इसके बारे में अवेयर करना था कि जो रजिस्ट्री करवाने आ रहे हैं तो म्यूटेशन भी तभी की तभी उनकी हो जाएगी। इसमें जैसे कई लोगों को कई बार आना पड़ता था, टाइम लगाना पड़ता था, या फिर यहाँ पे भी भीड़ रहती थी। अब कोरोना का भी वैसे टाइम है, तो इसमें लोगों की सहूलियत के लिए अब उनको एक बार ही आना पड़ेगा, एक दिन में उनकी रजिस्ट्री होकर म्यूटेशन हो जाएगी। उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि रजिस्ट्री के दिन ही अब म्यूटेशन हो जाएगा, जिसके चलते तहसील में जनता की भीड़ भी कम होगी और लोगों के बार बार तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब म्यूटेशन में देरी नहीं होगी तो भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। इसमें बिल्कुल ही भ्रष्टाचार पे भी रोक लगेगी, क्योंकि जो डिले हो रहा है वो मेनली जो भ्रष्टाचार वगैरह होता है वो डिले की वजह से होता है। अब जो डिले भी खत्म हो गया, सेम डे अगर मिल रही है तो भ्रष्टाचार पे भी यकीनन रोक लगेगी।
हरियाणा सरकार की ओर से यह प्रक्रिया तहसील में भ्रष्टाचार रोकने के लिए की गई है। अब देखना यह होगा कि इसके बाद भ्रष्टाचार पर कितनी लगाम लगती है और लोगों को इसका कितना फायदा मिलता है। हरियाणा के कुछ जिलों में पहले वायरल फीवर ने अपना कहर बरपाया और अब डेंगू ने दस्तक दे दी है। वहीं गुरुग्राम में डेंगू के नए केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। पलवल, अंबाला और हिसार के बाद डेंगू ने गुरुग्राम में अटैक कर दिया है। जी हां, साइबर सिटी गुरुग्राम में डेंगू और मलेरिया का डंक खतरनाक होता जा रहा है। गुरुग्राम में 20 के करीब डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं प्रदेश में डेंगू के साथ साथ मलेरिया भी हावी हो रहा है। आपको बता दें, साइबर सिटी में मलेरिया के भी 2 मामले सामने आ चुके हैं। अब साइबर सिटी में डेंगू और मलेरिया की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी प्राइवेट लैब और अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया के टेस्ट लेकर हिदायत जारी कर दी है। लेकिन जहाँ तक गुड़गांव का सवाल है, गुड़गांव में अभी तक 2 तो मैं कहूँगा मलेरिया के केस आए हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केसेज हैं, अभी फल्सीफरम का कोई केस नहीं है। और डेंगू के गुड़गांव में आज तक 18 केस अभी तक आए हैं। जो सस्पेक्टेड केस की अगर मैं बात करूँ तो अन्य ज़िलों से या बाहर से यहाँ इलाज कराने लोग जो आते रहते हैं वो भी केसेज रहे, उनकी संख्या या कंफर्म केसेज की जो बाहर के हैं वो भी 50 के आसपास। डेंगू मलेरिया को लेकर जहां स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी, स्कूल से सड़कों तक लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर्स का मानना है कि मौसम के बदलाव के चलते फिर से डेंगू मलेरिया के केसों में इजाफा हुआ है, लेकिन डेंगू का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। ऐसे में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। हमने आईसी एक्टिविटीज़ जो बढ़ाने के लिए ध्यान दिया है, जिसमें हमने रविवार को ड्राई डे मनाने के लिए और एमसीजी की तरफ से बल्क एसएमएस भेजने के लिए वो किया है। फोगिंग के हमने नंबर जारी कर दिए ताकि अगर निवासियों को फोगिंग की जरूरत पड़े तो एमसीजी के माध्यम से वो कर सकें। रूरल एरिया में फोगिंग हमारी हेल्थ की विभाग की टीम करेगी, वो सरपंच के साथ मिलकर उस पर करेंगे। कल जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग होगी जिसमें बीडीपीओ, डीडीपीओ और जीएम रोडवेज, जीएम बीसीएल, एजुकेशन, फॉरेस्ट, फिशरी, ये सभी डिपार्टमेंट को एक साथ किया जाएगा। साथ में हमारे मेडिकल ऑफिसर्स को भी एक साथ मिलाकर हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जहाँ पर भी जल भराव है वहाँ पर या तो टेनिफोस या काला तेल या कुछ ऐसा तरह ताकि लार्वा ना पनप सके। लोगों ने सावधानी बरतना छोड़ दिया, वहां डेंगू और मलेरिया की बीमारियां हमला बोल रही है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अब भी सावधानी नहीं बरती गई तो डेंगू और भी खतरनाक हो सकता है। पंचकुला में बारिश की वजह से घर की कच्ची छत गिर गई। हादसे में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई तो वहीं 4 अन्य घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हरियाणा में इन दिनों हो रही बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर बरस रही है, क्योंकि लगातार हो रही इस बारिश ने लोगों के सामने नई नई मुसीबतें खड़ी कर दी है। कहीं सड़कें तालाब बनती नजर आ रही हैं, तो कहीं बारिश के चलते हादसे हो रहे हैं। ताजा मामला पंचकुला का है, जहां सेक्टर 17 स्थित राजीव कॉलोनी में बारिश के बाद एक मकान की कच्ची मिट्टी से बनी छत गिर गई। इस दौरान छत गिरने से बच्ची की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे और एक व्यक्ति घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। राजीव कॉलोनी में एक छत गिर गई है, कच्ची छत थी, तो बारिश की वजह से गिर गई है और उसके नीचे 4 बच्चे थे। उसमें से एक बच्ची लगभग 6 साल की उसकी एज है, वो एक्सपायर हो गई है और 3 बच्चों को इंजरी हुई है और एक आदमी था, उसको भी कंधे पर चोट लगी। कच्ची छत थी और वो बारिश की वजह से गिर गई। 5 आदमी थे लोग टोटल, बीच में से एक आदमी, एक गुड़िया जो 6 साल की थी वो एक्सपायर हो गई और 4 आदमी इंजर्ड। इस हादसे में घायल हुए व्यक्ति का कहना है कि वो 4 बच्चों के साथ घर में बैठा था, तभी घर की छत नीचे गिर गई। इसमें दबने से कई लोगों को चोट आई है और एक बच्ची की मौत हो गई। उसे बताया कि उस हादसे में उसे भी कई जगह पर चोटें लगी हैं। ये ऐसे बच्चे रोटी खा रहे थे जी अंदर, तुरंत पता नहीं लगा कि छत एक लगत नीचे गिरी तो बच्चे के ऊपर 5 बच्चे नीचे दब गए। मम्मी उनकी क्या वो ले रही थी अपना प्लेट खाने के लिए, पापा ऊपर चढ़े हैं, अभी क्या हुआ देखें जाके। ऊपर खड़का जा हुआ था चादर का, वो चादर के हिसाब से चढ़े ऊपर, वो भी नीचे गिर गए। 5 बच्चे दबे थे इसमें, एक बच्ची की डेथ हो गई है, अभी 2 हॉस्पिटल में पड़े हैं, 2 बाहर है हमारे पास। अचानक ही गिरी है, मतलब कि छत कोई अंदाजा नहीं था कि छत कैसे गिरनी है। छत हम अंदर बैठे थे सर, वो एकदम छत गिर गई, हम मेरे ऊपर कंधे पे गिर गई और बच्चे भी अंदर दब गए थे हमारे। तो क्या कारण क्या था छत गिरने का? छत के ऊपर लकड़ियाँ गिरी हुई थी, वो एकदम छत गिर गई सारी।
बरसात तो आती रहेगी और जाती रहेगी, लेकिन इस परिवार के लिए ये बरसात कभी भूलने वाली नहीं होगी, क्योंकि इस बरसात ने उनकी बच्ची उनसे छीन ली। बहरहाल पुलिस मौके पर है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। करनाल में जिला सचिवालय के बाहर मूक बधिर लोग पहुंचे। इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद करनाल के उपायुक्त से मुलाकात भी की। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों को ही अपनी जुबान बना लिया और दूसरों के इशारों को अपना कान बना लिया। लेकिन जब ये सरकारी दफ्तर में अपने काम के लिए जाते हैं, इन्हें दफ्तरों से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कारण है इनके इशारों की भाषा को कोई सुन नहीं पाता। कारण है इनकी खामोशी को कोई समझ नहीं पाता। मूक बधिर लोग कुछ बोल और कुछ सुन नहीं पाते, लेकिन इनकी भी समस्याएं होती है। जीने के लिए इन्हें भी संघर्ष करना होता है, क्योंकि सरकार से मिलने वाले 2500 रुपए में इनका गुजर बसर नहीं होता। जैसे ये वडाक के जैसे जीएस है ना, तो कह रहे हैं ये लेटर देते हैं ना, कह रहे और भी जॉब है, तो 16 इनकी मांगे हैं, लेकिन कोई सीएम जैसे देते हैं तो कहते हैं हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं की जाती हेल्प इनकी। और 5 साल हो गया, लेकिन कोई भी नहीं इनकी मांग। बस ये जो बोलते सुनते हैं उनकी बस हेल्प की जाती है, और जो बोलते सुनते नहीं है उनकी कोई भी हेल्प नहीं की जाती। कह रहे 5 साल हो गया तो कोई भी इनकी नहीं पूरी होती। अब करनाल में एक दिव्यांग व्यक्ति की बच्ची ऐसे लोगों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रही है। इनकी आवाज को प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। मूक बधिर लोगों के साथ करनाल उपायुक्त निशांत यादव से मुलाकात करने पहुंची, तो वहीं उपायुक्त ने भी बच्ची और सभी लोगों को आश्वासन दिया है। जो अब इनकी मांग आई है वो ये आई है कि जितने भी दिव्यांगजन हैं, क्योंकि इनको रोजगार नहीं है, तो कहीं भी सरकारी स्कीमों में रोजगार दिया जाए। उसकी आज हमारे पास इनके नाम वगैरह डिटेल्स आ गए हैं। जो और भी देना चाहेंगे दे देंगे, वो हम ले लेंगे। तो जहाँ भी जिस भी प्रकार की सरकारी कई तरह के तो इस तरह के रोजगार होते हैं जिसमें सभी दिव्यांगजनों की सहायता भी ली जा सकती है। तो जहाँ जहाँ हम सरकारी तौर पे इनको एडजस्ट कर पाएंगे हम कोशिश करेंगे। अब जिला उपायुक्त ने बच्ची को आश्वासन देते हुए कहा कि जिला सचिवालय में दिव्यांगों के लिए केंद्र बनाया गया है, जहां इनकी भाषा को समझने के लिए एक कर्मचारी तैनात है। कर्मचारी इनके काम को विभाग तक पहुंचाने का काम करता है। तो वही उपायुक्त ने नौकरी का आश्वासन भी दिया है। ये लोग अपनी जिंदगी में पहले भी कई चुनौतियों से गुजर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों की समस्याओं का समाधान वक्त रहते होना चाहिए। फतेहाबाद में हरियाणा रोडवेज विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही ऐसी कि हरियाणा रोडवेज विभाग को पर दिन 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। फतेहाबाद की सड़कों पर वैसे तो आप हरियाणा रोडवेज की काफी बसों को दौड़ती देखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फतेहाबाद के बस डिपो में हरियाणा रोडवेज की आधी से ज्यादा बसों के पहिए थम चुके हैं। फतेहाबाद में 109 बसों में से 74 बसों का बीमा दरअसल खत्म हो चुका है, जिसके चलते बसें पिछले 1 हफ्ते से सड़कों पर नहीं आई हैं, जिसका नुकसान हरियाणा रोडवेज को रोजाना 3 से 4 लाख रुपए के नुकसान के साथ उठाना पड़ रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा मानना है जो हमारे अधिकारी है वो जिम्मेवार है, क्योंकि ये जो बीमे करवाना था जो गाड़ियों का, आज 109 गाड़ियों में से 74 गाड़ियां बगैर बीमे के खड़ी है, जो पब्लिक को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। उसमें कर्मचारियों का कोई भी दोष नहीं है, हमारे अधिकारियों का दोष है। कहीं न कहीं उनमें बीमा करवाना चाहिए था। पर डे लगभग 3 से 4 लाख रुपए के बीच नुकसान हो रहा है। ये पिछले 6 और 7 दिनों से चला आ रहा है। हरियाणा रोडवेज की लापरवाही के चलते फतेहाबाद के लोकल रूट्स के अलावा पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जाने वाली बसों के रूट प्रभावित हुए हैं। रोडवेज की लापरवाही से गुस्साए कर्मचारियों ने विभाग के खिलाफ फतेहाबाद डिपो में धरना प्रदर्शन किया। डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। किसी यूनियन का लिए हम इकट्ठे हुए, समस्त कर्मचारी की समस्या को लेकर के हम आज एकत्रित हुए हैं। और मेन मुद्दा था हमारा गाड़ियों का जो इंश्योरेंस सरकार नहीं करवा रही वो। दूसरा मुद्दा ये था कि हमारे जो चालक भाई हैं, ड्राइवर भाई हैं, उनका 1 महीने के लगभग हो चुका है कि उनकी सैलरी नहीं आई है।
क्योंकि सभी कर्मचारियों ने, किसी ने अपना हाउस लोन ले रखा है, किसी ने कुछ लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, सबकी जो है ना लोन की किस्तें ड्यू पड़ी है और इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा जो मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा दोषी है। रोडवेज की लापरवाही के चलते विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आम जनता इन दिनों सरकारी बसों से ज्यादा निजी बसों में यात्रा कर रही है। यात्रियों को हर 10 मिनट बाद सड़कों पर बसें मिल जाती थी, लेकिन अब लंबे इंतजार के बाद भी बसें नहीं मिल पा रही। 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ पर खड़े हुए। यहाँ पर बसें नहीं लगी, 74 बसें बस स्टैंड के अंदर खड़ी है अभी तक। वैसे यहाँ से चल रहे एक भी बस नहीं है। तो पूछते हैं अफसर से, वो कहते हैं अभी तक बीमे की वजह से ये बस यहाँ पर खड़ी है। हमें गाँव से आने वाले निजी वाहनों में आते हैं, 50 रुपये किराया देकर हमें आना पड़ता है। यह बात केवल यात्रियों और कर्मचारियों के नुकसान की नहीं, बल्कि रोडवेज को भी भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बसों का बीमा खत्म होने के बाद से लेकर अब तक रोडवेज को करीब 24 लाख से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लेकिन विभाग है कि पूरे मामले में संज्ञान लेने को तैयार नहीं। लापरवाही का ये पूरा मामला बेहद ही संगीन है। अब देखना होगा कि रोडवेज विभाग इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लेता है। अंबाला में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। वहीं पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। अक्सर आपने पुलिस की लेट लतीफी के कारण जनता को पुलिस को कोसते देखा होगा, लेकिन अंबाला पुलिस की कार्रवाई के चलते उनकी खूब सराहना की जा रही है। दरअसल देर रात अंबाला में रहने वाले एक युवक अर्जुन की उसके दोस्तों ने हत्या कर दी, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या की वारदात में शामिल 2 युवकों सहित एक महिला को गिरफ्तार कर दिया। देखिए, जो रात झगड़ा की हमें सूचना मिली थी, तो झगड़े उपरांत इन चीज़ों को हमने देखा, फिर उसके बाद पता लगा हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसको ब्लड डेड घोषित किया। तो उसके बाद उनके परिजनों ने हमें शिकायत दी, मोहित उसका ब्रदर है, उसने शिकायत दी और जो मरने वाले का नाम है उसमें अर्जुन है। तो हमने इमीडिएट उनकी कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज करने के बाद हमने हमारे एसपी साहब के आदेशानुसार 3-4 टीमों का उन्होंने गठन किया। गठन करने उपरांत हमने उसमें से अभी 2 लोगों को और एक महिला को राउंड अप किया है, उनकी हमने गिरफ्तारी की है इस मुकदमे में। बाकी हम उसकी अभी जांच कर रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अर्जुन पर देर रात उसके दोस्तों ने चाकू से हमला किया था। हमले में अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत ही मामले में कार्रवाई शुरू कर दी और 24 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ सफलता लगी, जिसके बाद मृतकों के परिजनों ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सहमति जताई है। वो एक बंदा छुरी मार रहा था, दूसरे गिरने के बाद जो दूसरे ने भी छुरियां मारी इसके। एक का नाम हुआ सौरभ, एक का नाम गौरव, एक का नाम गौरव, एक का नाम विक्रम, एक का नाम विक्रम, एक का नाम विशाल, विशाल विशाल विशाल, माँ का नाम राधा। पुरानी रंजिश चलती? नहीं जी नहीं। हाँ जी, मारी थी उसकी माँ ने तो रोड मारी सर पे। पुलिस ने पकड़ लिया सबको। हाँ जी, कार्रवाई से संतुष्ट हो? हाँ जी, हाँ जी।